नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी में ऑलराउंडर है। जो काम उन्होंने किया वो जज्बे से किया। 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया और आज भी हम उस वक्त पर उनसे बात कर रहे हैं जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। साथ ही साथ वो राजनीति के मैदान में भी ऑलराउंडर रहे। पश्चिम बंगाल से सांसद, टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद मेरे साथ हैं और कीर्ति आजाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कीर्ति भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, भारत की T20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत, क्या लगा आपको वो मैच देखकर? नहीं, मैं देखता नहीं हूँ मैचेस अब। टेस्ट मैचेस ज्यादा देखता हूँ क्योंकि उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे जीवन होता है, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे टेस्ट क्रिकेट में होते हैं। अवसर मिलता है, अगर खराब स्थिति है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। गेंदबाजी में थोड़ा पेशेंस रखें, आप करें तो एक तरीके से T20 अच्छा मसाला है। क्रिकेट है, अच्छा है। मैं बुराई किसी गेम का नहीं करता हूँ, अच्छा है। कहते हैं कि जैसे कोई खाना होता है ना, नूडल्स खा लीजिए 2 मिनट का, तो वो है कि पेट तो भर जाता है लेकिन पौष्टिकता नहीं होती। तो बट ये कहते हुए भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। जो भी हो, क्रिकेट है और क्रिकेट का आनंद उठाना चाहिए। और सच में बड़ा गर्व हम लोग का सीना चौड़ा होता है, माथा गर्व से उठता है। और पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। तो आपको किसका खेल सबसे अच्छा लगा? पढ़ा तो होगा आपने, भले से देखा नहीं होगा। सैमसंग एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अर्शदीप बहुत अच्छा गेंदबाज है, उसको लंबे खेलों में भी खिलाना चाहिए। बिकॉज आजकल स्विंग बॉलिंग खत्म हो गई है। मोस्टली लोग शोल्डर से गेंद डालते हैं, वो पड़ती है, निकलती है, तेजी से आती है, तेजी से जाती है। बट जो एक आर्ट होता है स्विंग बॉलिंग का, वो अर्शदीप में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप नाराज हो गए क्योंकि टीम ट्रॉफी लेके हनुमान मंदिर चली गई। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूं, खेल खिलाड़ी की न तो कोई जात होती है, न कोई उसका मजहब होता है, न उसका कोई क्षेत्र होता है। जब वो खेलता है तो अपनी टीम के लिए खेलता है, भारतीय टीम के लिए खेलता है। और आप यदि देखें तो 83 जो पहली बार हम जीते थे, कपिल देव कप्तान थे, हम लोग सभी टीम में थे। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी थे। वही इस टीम में भी थे। मेरा ये नहीं कहना है कि आप क्यों लेके गए, मैंने कहा और जगह क्यों न जाए, केवल उसी जगह पर जाए, ऐसा क्यों? और जब खेल इन सब चीजों से अलग है, खेल, सिनेमा, अब सिनेमा में आप देखते हैं काफी मुस्लिम लोग हैं, पर वहां भी मुहूर्त होता है, वहां भी पूजा होती है, शॉट के लिए सब कुछ होता है। क्रिकेट में भी आप देखते हैं ना, लोग अपने भगवान से दुआ करते हैं खेलने के लिए जब जाते हैं तब। दीपक चौरसिया जी, आप या कभी गए होंगे इम्तिहान देने से पहले कि भगवान के पास कि भगवान ये लो 11 रुपया, कल मुझे 100/100 दिलवा देना? होता है क्या? नहीं होता ना। मुहूर्त तो जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो वो भी करता है, उसके सामने वाला भी करता है, जो इंडिपेंडेंट है वो भी करते हैं, सभी पार्टी वाले करते हैं। जीतता तो एक है ना, मुहूर्त तो सभी करते हैं। तो वह एक व्यक्तिगत आस्था है और वह आस्था अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे संस्कारों मिला है, मैं पूजा करता हूं, पूरे पद्धति से करता हूं। मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं अलग बात है, मैं प्रकृति में विश्वास करता हूं। तो आप देखें तो मूर्ति पूजा तो कभी थी नहीं, वो तो बाद में आई है। और जिस गेरवे की आप बात करते हैं वो तो बौद्ध भिक्षु पहना करते थे। बुद्धिज्म शुरू हुआ था और वह मूर्ति पूजा के विरोध में थे। तो आप ये सब चीजें, वो आज का विषय नहीं है, वो लंबा विषय है, इसके ऊपर ही ट्रोल हो जाएंगे आपके ये कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि आप इसमें तो डालेंगे ना ब्रेकिंग न्यूज, कीर्ति आजाद ने ये कहा। अब कीर्ति आजाद ब्रेकिंग न्यूज बनाता है तो ब्रेकिंग न्यूज डालनी पड़ेगी ना। लेकिन उसका पूरा मायना समझना चाहिए ना। ब्रेकिंग न्यूज बना के उतना ही कर दो और आदमी ट्रोल करना करे तो उचित नहीं होता है। उचित ये होता है कि उसका पूरा मीनिंग क्या है। तो मैंने जब कभी इस विषय में कहा था तो मेरे ये थोड़ा ना था कि मंदिर क्यों लेके गए। क्या सैमसंग को अधिकार नहीं है चर्च ले जाने का? वो भी ले जाता, कोई दिक्कत तो थोड़ी ना थी। नहीं, तो फिर आज मुझे बताइए ना, वो जगह जगह सब जगह जा रही है, सब जगह जा रही है ना। तो क्या आप लोग कहेंगे कि मुझे दे दो, क्या आप 4 हिस्सों में बांट देंगे क्या कप को? काटने की बात नहीं है ना, आस्था और श्रद्धा की बात है। मैं ये कहता हूं, खेल और खिलाड़ी का धर्म है, सिनेमा का धर्म है। सिनेमा सभी लोग जाके देखते हैं ना। आप जब क्रिकेट का मैच चलता है तो सभी लोग देखते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है केवल भारत में रहने वाले हिंदू ही देखते हैं।
दुनिया भर में सभी लोग देखते हैं। जो भारतीय हैं वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी प्रजाति के हों, जाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, सभी देखते हैं। अब सचिन तेंदुलकर, उनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, लेकिन वो भी अपने जो किड बैग है, हमने तो पढ़ा है, सुना है कि वो अपने किड बैग के अंदर साईं बाबा की तस्वीर रखते थे। तो मैं महादेव की रखता था। इसमें क्या, मेरी व्यक्तिगत आस्था है ना। जो मेरी व्यक्तिगत आस्था है वो मैं किसी पर नहीं थोप सकता। चलिए, मैं अब आता हूं आपकी पार्टी टीएमसी पे। टीएमसी पर यह आरोप लगता है कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और टीएमसी का जो सबसे सॉलिड वोट बैंक है वो अल्पसंख्यकों का है, माइनॉरिटीज का है, मुसलमान का है। क्या इस ट्वीट के पीछे वो मंशा थी? ये तो बीजेपी का एजेंडा है, दुनिया जानती है। 70% हिंदू हैं, ये अपने आप को हिंदू पार्टी बोलते हैं। तो इनको तो सब जगह जीतना चाहिए। क्यों तमिलनाडु में हार जाते हैं, क्यों केरला में हार जाते हैं, क्यों बंगाल में हार जाते हैं, क्यों तेलंगाना में हार जाते हैं? क्योंकि बंगाल में आपकी पार्टी मजबूत है भाई, ममता बनर्जी है, लड़ाका है वो। ये बोलिए, ये मत कहिए कि लोग आरोप लगा रहे हैं। ये भी एक, मैं आरोप की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये भी एक हकीकत है कि आपकी पार्टी का परसेप्शन ये है कि आप मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं। अब ये परसेप्शन है, फैक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि पर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्या, जैसे जैसे ममता बनर्जी जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारे तो सह लेना चाहिए, वो तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था ना। नहीं तो क्या हो गया, अगर दूध देने वाली गाय हमें भी तो लात मार सकती है। दूध देने वाली गाय, जो कई गाय थोड़ी नाराजगी रखती हैं, वह गाय वो तो मुझे भी मार सकती हैं, आपको भी मार सकती हैं। वो देखती है कौन से धर्म का है क्या? गाय किसी को धर्म को देखती है क्या? तो गाय अगर दुधारू गाय है, वो गाय दूध देती है, अगर वो उसने दुलत्ती मारी तो क्या केवल मुसलमान को ही मारे? नहीं, संदर्भ यह है ना कि नहीं, संदर्भ यह है कि वो दूध देने वाली गाय जिसके बारे में जिक्र किया था, ममता बनर्जी का कहना था कि वो उन्होंने मुसलमानों के संदर्भ में बात कही थी। ममता बनर्जी ये ऐसे करती है, मुसलमानों के लिए करती है। अरे 70-75% वहां हिंदू है। आज तो इलेक्शन कमीशन भी, ये अमित शाह जी बोलते फिरते हैं कि घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिया इन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र से, उसके बाद ये घुसपैठिया इन्होंने किया हरियाणा में आए हुए हैं, फिर घुसपैठिए आ गए बिहार में, अब घुसपैठी है बंगाल में। 12 साल से घुसपैठिए। उसके पहले मदन लाल खुराना करते थे घुसपैठिए कि बांग्लादेशी आए। अरे उसमें तो आप भी जाते थे। जी बिल्कुल, नहीं मैं नहीं जाता था। नहीं जाते थे? मैं कभी नहीं जाता था, मेरे को टाइम ही नहीं होता था फालतू चीज के लिए। तो ये घुसपैठिए तब से किए हुए हैं। अब अमित शाह ये तो बताएं कि भैया बिहार में कितने घुसपैठिए निकल गए? अभी 60,000 जो आपने वोटर हटा दिए हैं उसमें कितने घुसपैठिए हैं? 60,000 आपने स्क्रूटिनी पे लगाए हुए हैं। 1,20,00,000 आपने जो हटाए हैं, आप तो घुसपैठिया घुसपैठिया बोलते थे, अभी भी घुसपैठिया बोलते हैं। अभी ये कल इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बार भाइयों बहनों ये तुम्हारे ईद में और मुहर्रम में 2-2 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। वो तो पिछले साल ही होली और दिवाली के लिए दिल्ली के इलेक्शन में बोला था, आज तक तो मिले नहीं, गैस सिलेंडर आ नहीं रहा, बुरा हाल है, लाइनें लगी हुई। आप कहां किस चक्कर में फंसे हो साहब? मैं तो, आपने देखा अभी पार्लियामेंट में भी बोला था मैं कि गटर गैस। अब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हो और पार्लियामेंट में उनके मंत्री उनके ना सुन रहे हो। मोदी मोदी सामने दिखाने के लिए करते हैं। अगर यही पैसा दे दिया होता उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो गटर से गैस निकल जाती। वो निकली ही नहीं। सुना था एक कॉलेज भी खोला था उन्होंने उसके लिए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। उसमें मेरे ख्याल से 12 या 13 सिर्फ एडमिशन हुए थे, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं था। गटर गैस है उनकी। रडार की, इन सब चीजों पे बात करो। वो रडार की, बादल रहता है, बारिश होती है तो रडार काम नहीं करता है। अब ऐसा रडार कौन सा उनके दिमाग में है? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वो है ना साइंस एंड उसके टेक्नोलॉजी के, उनको करके R&D करना चाहिए इसके ऊपर। कौन सा रडार है वो जो चलता नहीं है? तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, जब भी कभी बारिश हो तो हम पाकिस्तान पे अटैक कर दें। थॉट आप देखिए क्या जबरदस्त थॉट है। मुझे मालूम है ये आप नहीं चलाएंगे। नहीं, बिल्कुल चलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको चलाने में, और न ही आपको बोलने में है। लेकिन आप टीएमसी के बहुत जल्दी बन गए कीर्ति भाई। आप बड़े शानदार हमले करते हैं प्रधानमंत्री पे। हमले क्या बात है? ये मैंने कहा है गटर से गैस निकले, क्या ये मेरा वक्तव्य है? बादल में नहीं, बादल जब होते हैं और बारिश होती है तो रडार काम नहीं करता, ये मेरा वक्तव्य है, प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप देखिए उनकी उसी डिप्लोमेसी की ये जीत है कि आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमारे 2 जहाज निकल के आ रहे हैं एलपीजी लेके। उन्हीं की कूटनीति की जीत है जनाब। अब सोचिए 28 जहाज होर्मुज में फंसे हुए हैं, आपको मालूम है? तो मुझे मालूम है, मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं। आपने ईरान प्रेस पढ़ा है?
ईरान प्रेस ने कहा कि हमारी बात हुई थी यहाँ पे, लेकिन हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है। आ गए जनाब, 2 आ गए। आप मुझे एक चीज बताओ, परसों तो बात हुई थी कि उन्होंने कहा है कि हम जहाज भेजेंगे, अभी उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई जहाज नहीं भेज रहे। ऐसा क्या है, वहां तो कम से कम आने में 5 दिन लगते हैं। उन्होंने बात की और अगले दिन पहुंच गए जहाज। जहाज देखे हैं आपने? अगर जहाज आए होते तो आज टेलीविजन पर जितना भी मीडिया बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से परसों की एक तस्वीर है जिसमें हमारा एक टैंकर आया है। यार मत बोलिए। नहीं नहीं, परसों की तस्वीर है, मैंने अपने बुलेटिन के अंदर चलाई कि एक ऑयल टैंकर आया हुआ है। कहां से आया है? ये कोई जरूरी कि वहां से? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आया, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आया है। हाँ, उसमें दूसरे देश का झंडा लगा हुआ था। अगर आया होगा तो हम बताते हैं आपको। ये तो आप बीजेपी को आप समझिए ना, क्या जबरदस्त ये करती है, हर एक चीज तो मास्टर स्ट्रोक है। कल ईरान के राजदूत का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि हम भारत को ये परमिशन दे रहे हैं और ये होगा, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है और भारत में ही कहा है। ईरान प्रेस, मैं ईरान के राजदूत की बात कर रहा हूं, वहां से मूवमेंट हो रहा है, उसकी जानकारी आ रही है। मैं कल की आपको बात बता रहा हूं। ईरान प्रेस से आया है कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया। 28 के 28 जहाज उनके वहीं पे खड़े हैं। अब ये कौन से आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कौन सा है, मुझे मालूम नहीं। नहीं, आपको लगता है कि भारत सरकार की नीति ईरान के विज़ गलत रही है? बिल्कुल गलत रही है। ईरान और रशिया 2 ऐसे देश हैं जो बुरे वक्त के हमारे दोस्त रहे हैं। तो रशिया से हमारे संबंध कहाँ खराब है, और न ही ईरान से है। हम रोजाना बात कर रहे हैं उनसे। आप मुझे एक चीज ये तो बताओ ना, बात करना एक बात होती है, लेकिन आदेश आ जाना कि आप रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे, नहीं तो तुम्हारी टैरिफ बढ़ा दूंगा, कोई आवाज नहीं आती। पर हम तो लगातार रशियन ऑयल खरीद रहे थे। विश्व भर की सबसे बड़े लोकतंत्र को आप ये कह दो और वहां का प्रधानमंत्री न कह सके, बात न कर सके, उसका जवाब तक नहीं दे सके, दुख की बात है। ऑपरेशन सिंदूर को वो वहां से अमेरिका से ट्वीट करे और ट्वीट करके कहे कि मैंने रुकवा दिया, और उसका जवाब कोई न दे, प्रधानमंत्री न बोले, तो यह फिर हम सभी भारतीयों के सम्मान की बात हो जाती है और यह सम्मान इससे गिरता है। तो आप जब कभी बात बोलते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। रशिया से वो वाला तेल आ रहा था जो पीछे का इनका ऑलरेडी बुक्ड था, लेकिन ये कह दिया गया था कि रशिया से आप तेल नहीं लेंगे। ऐसे में बोलना चाहिए था ना, ये कौन होते हैं बोलने वाले, वी आर इंडिपेंडेंट। ईरान से हमारी इतनी पुरानी आज की दोस्ती है। तो क्या करते हैं हम ईरान के विज़ क्या करते हैं? अमेरिका से झगड़ा मोल ले लेते, सऊदी अरेबिया से झगड़ा मोल ले लेते, बहरीन से झगड़ा मोल ले लेते। क्यों झगड़ा लेने से ले लेते? नहीं, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि आप नहीं करते। आपको कम से कम यह तो नहीं दिखाना। आप चले गए 2 दिन पहले इजराइल सब वापस आ गए, उनके आयतुल्ला को मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई अमेरिकन से की। कम से कम तुरंत तो कहना चाहिए था, वो आदमी तो सदैव हमारे साथ में रहा था। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं अब 2 देशों में, अब रशिया और यूक्रेन में। पर भारत ने शोक प्रस्ताव पे साइन किए थे जाके, और जिस दिन विजिटर बुक खुली थी उसी दिन किए थे, उसी दिन विजिटर बुक खुली थी। 10 दिन के बाद। आप मुझे एक चीज बताइए, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है तो कोई हमारे रिश्ते तो खराब नहीं हुए, ऐसा तो कुछ नहीं। यूक्रेन से भी कहा, रशिया से भी कहा कि आप रोको। यह बात करनी चाहिए था ना। ऐसा क्यों दिखे कि हम केवल इजराइल के साथ हैं? जब गाजा के अंदर 70,000 बच्चों की मौत हो गई, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से हमारे कालाहांडी उड़ीसा में हजारों बच्चे हर महीने मरते हैं, पौष्टिकता नहीं, पौष्टिक आहार नहीं मिलता उनको। उसके लिए बात करिए, मानवता के लिए बात करिए ना। लेकिन आपको ये तो देखना होगा कि इजराइल भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का पार्टनर है। इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा पार्टनर है, और एक बड़ी आबादी है जो अमेरिका में भारतीयों की रहती है। और दूसरी तरफ जिन गल्फ के देशों पर हमला किया है, वहां पर 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। कीर्ति आजाद जी, क्या उनकी फिक्र नहीं करे जानी थी? अगर ईरान के साथ हम खुलकर खड़े हो जाते युद्ध में, तो आपको नहीं लगता उनकी लाइफ पे डेंजर होता? आपको लगता है ईरान के साथ हम खड़े होते? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं खड़ा होना। अगर खड़े होते तो क्या वो भारतीयों को मारना शुरू कर देते? ये भारत सरकार का दायित्व है, चाहे आप दुश्मन के देश में हो, चाहे अपने लोगों के देश में हो। यह कोई एहसान नहीं करती भारत सरकार या कोई भी देश जिनके लोग बाहर रहते हैं, उनके नागरिक हैं, वो सभी का दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को बचाएं और लेकर के वापस जाएं। इसमें क्या मतलब हुआ कि ईरान के साथ खड़े होते तो बाकी देशों में मारना शुरू करते? ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये थिंकिंग ही गलत है। ये आपका दोस्त है या नहीं है? टर्की तो आपके साथ कभी नहीं खड़ा होता, टर्की तो आज तक आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। अरे आसिफ मुनीर को जब वाइस प्रेसिडेंट बना दिया एंटी टेररिस्ट ग्रुप का, और हमारे देश में उसी को कोसते रहे लोग सदैव कि यह आतंकवादी हमारे देश में भेजता है, उस समय कोई भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ।
जब हमने ये कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी देश है और हमारे यहां हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और यहां के 27 लोग बाईसारन में मार दिए गए, एक कोई नहीं खड़ा हुआ ईरान को छोड़कर, कोई नहीं खड़ा था आपके साथ। अब किसी दो देशों में लड़ाई हो रही है, उसमें हमारा कोई दोस्त है नहीं है, दोनों दोस्त है हमारे, इजराइल भी दोस्त है, ईरान भी दोस्त है। पर ईरान ने कई बार कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बयान भी दिया है, बिल्कुल दिया है। अभी बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता था हम इस पर इतना आर्ग्यूमेंट करेंगे, नहीं तो मैं पूरे बयान उनके लेकर आता। आप एक बार फिर इंटरव्यू लीजिएगा मेरे से और मुझे आप बताइए कि कब ईरान हमारे साथ। बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर उसने पाकिस्तान के सपोर्ट में, और पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं, मुसलमानों के सपोर्ट में बड़ी बात कही। एक बड़ी शिया पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में रहती है, भूलिए मत आप। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको पुनः मैं बता देता हूं, अगर ईरान ना होता तो ये रेजोल्यूशन पास कर लेते कश्मीर के ऊपर। आप प्लीज जाइए, उसको देखिए। कीर्ति जी, लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन इस बात को लेकर इसलिए हमलावर है क्योंकि उसको मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है, शिया वोट बैंक की फिक्र है। विश्व भर में 10% शिया है, जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें। भारत में नंबर 2, ईरान के बाद सबसे ज्यादा। हाँ, कितना होगा हमारे यहाँ पॉपुलेशन? उतनी 10% की बात होगी और क्या होगी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या भारत में केवल मुसलमान वोट पे जीता जा सकता है? नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या केवल मुसलमानों के वोट पर चुनाव जीते जा सकते हैं? जहां कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30% जीता जा सकता है क्या? आप खुद सोचिए इस विषय को। यह जो भ्रम फैलाने की प्रयास करते हैं कि मुसलमान इनका स्ट्रांग वोट बैंक है या ये है, अरे भाई 70, 75, 80%, 85% तो हिंदू हैं। और कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, ध्यान रखना, उसने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। लेफ्ट वाले यही मानते हैं। ठीक है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आप भी मानते हैं? आप मेरी बात कंप्लीट करने दो। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, वेयर नथिंग वर्क्स रिलीजन डज। दूसरी बात ये भी कह देना लेफ्ट वाले होंगे, जिसके पास वर्तमान में, करंट में, प्रेजेंट में कहने के लिए कुछ नहीं है, वो सदैव भूत में चला जाता है। ही गोज इनटू द पास्ट। वो नेहरू की बात करेगा, इंदिरा की बात करेगा, राजीव। तुम बताओ ना, तुमने क्या किया? प्रश्न ये है कि तुमने इतने सालों में कुछ किया है तो आकर करके बताओ। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, अभी इस समय देश के अंदर संकट आया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कोई संकट नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में मंत्री लोग, सब लोग बोल रहे हैं कि देश के ऊपर बड़ा संकट है। अब या तो प्रधानमंत्री ये बात नहीं सुनते, या प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, या पार्लियामेंट में लोग को गलत बोल रहे हैं। एक दिन भी नहीं आए पार्लियामेंट में। उनको कम से कम, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट की मीटिंग वो हेड करते हैं, उनको आकर यह बोलना तो चाहिए कि घबराने की बात नहीं है, हम सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं एलपीजी की। तो विदेश मंत्री बोले, पेट्रोलियम मंत्री बोले, दोनों बोले, उनकी कैबिनेट के सदस्य हैं, पार्लियामेंट में बोले। अब मुझे बताइए, जब इस प्रकार की प्रॉब्लम शर्मल शेख या दूसरी जगह पर हुई तो क्या मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे क्या? कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो आकर के बात नहीं की थी क्या पार्लियामेंट में नहीं रखा था? एक देखिए, प्रधानमंत्री की जो एक गरिमा होती है ना, उनका जो एक स्टेटस होता है, वो स्टेटस सबसे अलग होता है। और उस स्टेटस को देखते हुए ये अपेक्षा होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। 30 रुपए का पेट्रोल होने वाला था 60 रुपए से, वो 60 का 120 हो गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यही हुआ था ना, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, था ना, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत सारी चीजें थी, पेट्रोल डीजल। फिर भी 12 साल से हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल हैं। बिकॉज रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। अदरवाइज प्रधानमंत्री जी को 240 सीटें हो गई, मंगलसूत्र, मांस, मीट, मछली, सिंदूर, इन सब चीजों की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी भैंस उठा के ले जाएगा, आपकी गाय निकाल के वो ले जाएगा। हिंदुओं को थामते हैं, आप मुसलमानों को थामते हैं, ये आरोप लगता है आप पर। उसके बाद भी हम 29 सीट जीत जाते हैं पश्चिम बंगाल में। इनकी तो सीटें ज्यादा थी पिछली बार, 18 थी, 12 रह गई, 11 रह गई। क्यों? क्या कारण है? आगे बढ़ते हैं। टीएमसी का संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। आप सीईसी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाए हैं संसद के अंदर, क्यों? भाई एसआईआर होना तो एक प्रक्रिया है ना, और उस प्रक्रिया का पालन मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपकी बात को सुना। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? 4 बार सुप्रीम कोर्ट में
हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय भी गई थी, बिल्कुल गई थी। नॉट एज अ चीफ मिनिस्टर बट वो एज आम लोगों के लिए गई थी। 4-4 बार आदेशों को बदला सुप्रीम कोर्ट ने अपना और इसको आदेश दिए गए हैं। तो आज उड़ीसा राज्य से, आसपास के राज्यों से रिटायर्ड जजेस को बुलाया जा रहा है स्क्रूटिनी करने के लिए। यदि कुछ गड़बड़ी नहीं होती तो उनको नहीं बुलाया जाता। बाहर से इनको जो एसडीएम रैंक के लोग हैं, बी ग्रेड, बी और सी उसके क्लास के जो है, वह लोगों को नहीं बुलाया जाता, 8,400 लोगों को। यदि हम सुप्रीम कोर्ट न गए होते तो ये सबसे बड़ा तमाचा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उनके जो लोग जिस तरीके से माइक्रो ऑब्जर्वर्स उन्होंने लगा के रखे थे उन सबको खत्म किया, निष्क्रिय किया। वो बदलाव हुई और आप कह रहे हैं नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसा बात कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर ना एसआईआर को रोका नहीं, एसआईआर पर रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, ना बिहार के संदर्भ में लगाई, ना पश्चिम बंगाल के संदर्भ में लगाई। मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से वो एसआईआर करके कब्जा करना चाहते थे वो कब्जा तो नहीं होने दे रहे हैं ना हम। लेकिन उन्होंने जो 1 करोड़ 20 लाख पहले करके दे दी, जिसमें 60 लाख इन्होंने हटा दिए हैं, उसमें अब आए हैं जज, उनके सामने मैंने अपनी अर्जी रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको ठीक हो। बाकी 60 अभी स्क्रूटिनी पे जा रहे हैं। अब वहां पर नाम है दत्ता, वहां पे बोलता है दोत्ता, DUTTA, हमारे यहाँ DATTA होता है। जैसे अगर आप इधर नॉर्थ में देख ले तो इस तरीके से होता है। राय, रॉय, कोई बैनर्जी JI से लिखता है, कोई DE से लिखता है। वहां पे बंदोपाध्याय, जैसे ममता बंदोपाध्याय बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में, और इंग्लिश में बोलते हैं ममता बनर्जी। तो ये सब चीज जो डिस्क्रिपेंसी बता रहे थे, उस डिस्क्रिपेंसी के ऊपर तो इन्होंने कितने काट दिए थे। वही है जिसकी कि स्क्रूटिनी अभी हो रही है। प्रयास तो इनका वही था, लेकिन प्रयास में ये विफल हुए। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये प्रस्ताव क्यों, क्योंकि प्रस्ताव तो गिर जाना है, आप दबाव डालना चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। क्या ये सरकार है तो क्या मैं इसके विरोध में बाहर खड़ा होकर के सिलेंडर लेके प्रदर्शन नहीं कर सकता, जैसे स्मृति ईरानी करती थी या राजनाथ सिंह करते थे, ये सारे मंत्रालय में बैठे हुए लोग करते थे। वो लोग पेट्रोल डीजल के लिए साइकिल पर आना शुरू कर देते थे। उसका संवैधानिक अधिकार है, मेरा भी संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे संविधान में लिखा है कि मैं कर सकता हूं तो क्यों नहीं करूंगा, मैं अपना विरोध क्यों नहीं जताऊं। क्या जब बीजेपी खड़ी होती थी, जब मैं बीजेपी में था, जब सुषमा स्वराज थी, तो हमने तो पार्लियामेंट पूरे सेशन नहीं चलने दिया था 2G के मामले में, और पता लगा क्या 0 बटा सन्नाटा था, कुछ निकला ही नहीं, कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उसमें तो आप भी बड़ा जबरदस्त करते थे, 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ, बोलते थे आजादी थी, आप भी बोलते थे। हाँ, मैं बोलता था, मैं क्या मना कर रहा हूं। मैं तो बोलने से पहले मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, मैं अपने बारे में भी बोलता हूं कि मैं भी बोलता था, लेकिन क्या हुआ, सब गोरी हो गए। ठीक है, पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या इंडिया गठबंधन है? हम तो भाई अकेला चलो रहे हैं। अब पार्टी क्या करती क्या नहीं करती हमें नहीं मालूम। पिछला चुनाव तो हम अकेले लड़े थे, लोकसभा भी और विधानसभा भी, तो हम अकेला चलो वाले हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को? हमारे लिए तो बहुत आसान है चुनाव। 230 थे 250 हो जाएंगे इस बार। उसके पहले भी बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बड़ा आए थे, अब की बार 205 कर रहे थे मोदी जी, अमित शाह जी, दीदी करके गए थे। ये तरीका हुआ किसी महिला के बारे में बात करने का, जैसे प्रधानमंत्री ने किया था, और 200 पार करने जा रहे थे, 100 पार हुआ नहीं। आपने एकला चलो रे की बात कही, लेकिन केंद्र में तो आपको अलायंस करना पड़ेगा। अगर हम मान के चलें कि 2029 के चुनाव में एक अंडरस्टैंडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बनती है, अगर माना जाए कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन या अपोजिशन का जो अलायंस है वो हरा देता है, तो क्या आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करेंगे? मैं कौन होता हूं उसको स्वीकार करने वाला या नहीं स्वीकार करने वाला। मेरी तो नेत्री है, मेरी नेत्री तो ममता बंदोपाध्याय है, उनसे बड़ी और कोई शेरनी है नहीं। बाघ की बच्ची है वो, बाघिन है। अच्छे खासे जो है सामने बोलते डरते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, सामने आते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इस देश में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ममता बनर्जी बनेगी, इसके अलावा कोई दूसरा कोई नहीं बनेगा। ममता जी 2029 में प्रधानमंत्री, ममता फॉर PM। यस, ममता बंदोपाध्याय बनेगी और वही डिजर्व करती है, वही जानती है। सरकार इतने सालों से उन्होंने चलाया, उनको अनुभव है, केंद्र में भी मंत्री रही हुई है, विधानसभा में भी थी। जब उनके साथ मारपीट किया था लेफ्ट वालों ने, तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं यहां जब आऊंगी तो CM बन के ही आऊंगी, तो चली गई 2011 में। देख लीजिए, 1998 में, 1998 में पार्टी बनी, 2011 में वहां थी। वही है PM, दूसरा कोई और है ही नहीं। और कोई नहीं है अपोजिशन में, आपको कोई नहीं दिखता? अकेली शेर नहीं है पूरे देश में। तो 2029 में ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। कीर्ति भाई, आप दिल से TMC के हो गए हैं? मैं दिल से एक भारतीय हूं और मैं ममता दीदी के नेतृत्व में
जिस प्रकार से उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, बच्चे के जीने से लेके आदमी के मरने तक, अभी युवाओं के लिए किया। जो 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने कहे थे, जो 24 करोड़ नौकरी मिल गई होती और 5-5 एक परिवार में हो तो 120 करोड़ लोगों का भला हो गया होता। आप 5 किलो अनाज देते हैं उस गरीब आदमी को, उसको तेल भी लगता है जो 300 रुपये किलो कर दिया, सिलेंडर 1300 रुपये का हो गया, वो वापस भी लकड़ी पे आ गया। जिसकी आंख, मोदी जी बोलते थे आंख खराब हो रहा है, फेफड़े गड़बड़ होते हैं, वापस आ गया वो। ठीक है, तो दाल नहीं गलने वाली, दाल नहीं गलने वाली, ना गलने वाली किसी की। पश्चिम बंगाल के चुनाव सामने हैं और बात करने का मौका मिलेगा चुनाव के वक्त, और आपके साथ घूमेंगे। तो ये थे आज के पॉइंट ब्लैंक में कीर्ति आजाद। अगले हफ्ते किसी और हस्ती से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।